नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं बार देश को संबोधित किया है और 12वीं बार इस 12 के बीच में एक जीरो और लगा दीजिए, 102 मिनट तक इस देश को संबोधित किया है। संभवतः भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर पर इससे लंबा भाषण नहीं दिया गया। मैं साफ बता देता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री के 102 मिनट के इस भाषण में 2 मिनट भी नहीं सुनी है। इसकी कुछ वजह थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया, और लेकिन उसके पॉइंट्स मुझे कुछ पता हैं, पढ़े हैं सोशल मीडिया पे, वो वायरल हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और आप भी बताइए कि आपने क्या 102 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री को सुना है, और सुना है तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ है। डॉक्टर साहब जी, आज आप 102 मिनट बोलिए लगातार। देखिए आज इतिहास की रचना हुई है कई लेवल पे। पहला तो ये है कि 79 ईयर्स की जो हिस्ट्री है पूरी आज़ाद भारत की, आपने उसमें शब्द लगाया था शायद नहीं है, पक्का है। पक्का ही है। हाँ, 103 मिनट का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री का आज तक नहीं हुआ और ना ही हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। अच्छा, 102 नहीं 103 था? 103 था। और मैं तभी सोच रहा था 5 मिनट और बोल देते तो इसमें कुछ सनातन का टच आ जाता है। 108 लेकिन वो नहीं बोल पाए, ये शायद उनके दिमाग में नहीं आई होगी। दिमाग तो बहुत फर्टाइल है उनका। और सोशल मीडिया पर उनके एक समर्थक कह रहे थे, जी इसके लिए जिगरा चाहिए, ज्ञान चाहिए। जिगरा तो जरूर उन सुनने वालों को भी चाहिए, है ना? कोई अच्छा, उन लोगों को ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता ही लिखा पड़ा होता सामने कि हमारे जो वी.के. मेनन थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, वो नेहरू जी के बड़े अंतरंग सहयोगी थे। वो जब यूएन में गए तो उन्होंने 8 घंटे का भाषण दिया। एक बार जब वो बोले 1 तारीख को, तो 5 घंटे लगातार बोलते रहे, और दोबारा जब बोले वो तो 2 घंटे 40 मिनट नेक्स्ट डे। और वो रिकॉर्ड है, यूएन में किसी ने उसको तोड़ा नहीं। और अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी है, आर्गुमेंटेटिव इंडिया जी, उसमें इसका जिक्र किया घटना का, और उन्हें यही बताया कि भारत जो ना आर्गुमेंट्स करता है, बहस करता है, संवाद होता है यहाँ, लेकिन वो एक तरफा संवाद नहीं होता। हाँ, वी.के. मेनन ने यूएन में कश्मीर के मुद्दे पे 8 घंटे की बातचीत की। मुद्दा था, इशू, और वहाँ फॉरेन डिग्निटरीज बैठे होते, कोई बेवकूफ़ लोग नहीं होते, क्या वो बैठे और उन्होंने सुनना ही सुनना है। अब प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, जो चीज़ें मैं सुन पा रहा हूँ, वो कहते हैं कि बहुत ही उबाऊ, नीरस, रिपीटेटिव, एक चीज़ को बार बार दोहराना, शब्द जाल, शब्दों की बाजीगरी, और अपनी असफलताओं को छिपाने का प्रयास और सपने दिखाने की कोशिश, नए नए सपने। 2035 में ये हो जाएगा, एक सुदर्शन चक्र बनेगा जो सूर्य की किरणें पे भी जिस पर असर नहीं करेंगी। 2047 में ऐसा भारत होगा, 3047 में ऐसा भारत होगा। ये लफाजी है सिर्फ। आप अगर बोल रहे हैं और वो सार्थक नहीं है जी, उसके कोई अर्थ नहीं निकल रहे, तो उसके बोलने, उसको फिर बोलते हैं बकवास। बकवास में भी आदमी घंटों बकवास ही करता ना। तो बकवास में और संबोधन में, उद्बोधन में फ़र्क होता है। अगर आप ढंग की बातें, 103 मिनट के इस भाषण को अगर आप पूरा सारांश निकाले हो तो 3 मिनट का है। प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि 10 मिनट में वो अपनी बात खत्म करके चले जाते, करना क्या था? गाली देनी ना। पहले 2 मिनट में कांग्रेस को गाली देनी, फिर नेहरू परिवार को गाली देनी, फिर अतीत की सारी सरकारों को देनी है, फिर पाकिस्तान को देनी है, और फिर सपने दिखाने। तो 5 मिनट में ही और 5 मिनट में सपने, बात खत्म हो जाती। लेकिन 103 मिनट तक लगातार बोलना, और मैं तो सलामी देता हूँ उन लोगों को, उनकी सहन शक्ति, उनकी हिम्मत, कि जिन लोगों ने सुना है। कहाँ जाएंगे वहाँ पे? उठ के भाग तो उठ नहीं सकते। और जो सुनने वाले होते हैं ना ऑडियंस में, तमाम आपके प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विदेश सेवा के अधिकारी, अन्य देशों के एम्बेसडर्स, मतलब वो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। मतलब 103 मिनट कैसे काटे होंगे उन्होंने? और बस वो फंस गए एक तरीके से कि अब सुनना तो सुनना, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। और क्या जो विदेशी हमारे प्रतिनिधि होते हैं वहाँ के, वो क्या इम्प्रेशन लेंगे, क्या बोल रहे हैं। और बोला सारा टेलीप्रॉम्प्टर से है, उसके अलावा तो बोल नहीं सकते कुछ भी। लेकिन कुछ ऐतिहासिक बातें उन्होंने कही जिसके कुछ निहितार्थ निकलते हैं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने
खैर पहली बार तो या तो अटल जी कर सकते थे या मोदी जी ने किया कि आरएसएस के गुणगान किया, बड़ी तारीफ की बहुत आरएसएस की। तारीफ कीजिए। अब उसकी व्याख्या ये हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ चूँकि इस तरह की चर्चाएं हैं कि उनसे नाराज़ है और एक परिवर्तन चाहता है, तो उसको मनाने की कोशिश मोदी जी ने इस भाषण लाल में किले से की है। हाँ, और जितनी तारीफ कर दी है, देखिए बहाना तो उनके पास था कि 100 साल तारीफ तो पूरे हो रहे हैं। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी की भी की थी। हाँ, तो 100 साल हो रहे हैं, चलिए एक मौका तो है, लेकिन आरएसएस की तारीफ करना एक ऐसे संगठन की जिस पर खुद सरदार पटेल ने बैन लगाया और जिसका इतिहास संदिग्ध है, जिस संगठन ने 52-53 वर्षों तक अपने कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराया। और अब तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ कह रहे थे कि पीओ की गारंटी है मेरी, मिल जाएगा अब जल्दी। मनोहर लाल जी को तो ये गलतफहमी हो गई कि वो अगले प्रधानमंत्री हैं, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। वहाँ मूर्खताओं का कंपटीशन चलता है भाजपा में, कोई अच्छी बातों का नहीं चलता। और मनोहर लाल जी को आप बीच में ले आए, हम उनका नाम आती है, हम भी विदक से जाते हैं कुछ तो वो उनको मेरे ख्याल से देश की किसी कोने में और तो कोई बुलाता नहीं, तो गिर पड़ के वो अपने हरियाणा में आ जाते हैं, है ना, और बार बार नायब सिंह सैनी को एहसास करा देते हैं कि मैं हूँ, है ना, तो वो चलता रहता है। खैर आरएसएस की जो पूरी की पूरी जो उन्होंने गुणगान किया है, उसका अर्थ ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। अभी कुछ महीनों पहले या शायद 1 साल हुआ होगा, नड्डा ने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, और आज ऐसी स्थिति होगी साल भर के अंदर ही कि उन्होंने कहा कि आरएसएस सबसे बड़ा एनजीओ है दुनिया का। अब पहली बात तो ये कि आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, इन्होंने उसको एनजीओ में कन्वर्ट कर दिया। और कोई भी एनजीओ होगा वो बाकायदा रजिस्टर्ड होता है, उसका अपना एक देश के कानूनों से बंधा होता है। हाँ, वो जो चंदा लेता है उसका ऑडिट होता है, उसकी सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो आरएसएस तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो अब लोग यही विश्लेषक ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये उसी का नतीजा है कि जो इनके संबंध आरएसएस से खराब हो रहे हैं। मोहन भागवत ये चाह रहे हैं कि समय जैसे भी मोदी जी जहाँ ले आए हैं हमारे पूरे हिंदुत्व के आंदोलन को, इसको यहाँ स्टॉप करना चाहिए, बस रोक दो इसको, रोक दे मित्र। हाँ, क्यों इसके बाद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ तो आरएसएस को वो निगल चुके हैं मोदी जी, तो जो और थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ है वो भी ख़त्म ना हो जाए। तो आरएसएस की तारीफ हुई। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि 11 साल से, मतलब 11 साल हो गया, घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे। हम मैं सोच रहा था ये सरकार इन्हीं की है या किसी और की है। ये आज भी ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे अभी भी विपक्ष में हो। हाँ, मतलब अगर विपक्षी दलों को ही कोसना है, 11 साल तो आपकी सरकार, आपने रोका क्यों नहीं घुसपैठिए? घुसपैठिए हमारे नौजवानों के रोजगार खा रहे हैं। कौन घुसपैठिए? आपको पता है तो रोक लो उनको। अच्छा, एक आप बात देखिए कि जो घुसपैठिए हैं वो रोजी रोटी की तलाश में आ रहे होंगे ना, वो रोजगार कैसे खा लेंगे? क्या बांग्लादेश से आने वाला कोई या रोहिंग्या मुस्लिम इतना ताकतवर हो जाएगा इन 8-10 सालों में कि वो उसकी प्रोविंशियल सर्विसेज में आ जाएगा? और वो अगर इतना ताकतवर हो गया तो इनको शर्म से डूब के मर जाना तो चाहिए। 11 साल से तुम क्यों नहीं रोक पा रहे उन चीज़ों को? तो उस मुद्दे पे भी यही है। तो ऐसी सारी चीज़ों को वो रिपीट, फिर ऑपरेशन सिंदूर पे आ गए। सारे देश को पता ऑपरेशन सिंदूर पे आपने क्या करना था, है ना। और फिर आज भी वही मैं का चक्कर कि किसान, मछुआरे और मजदूर के बीच में, उनके हितों के बीच में मोदी खड़ा है, मोदी खड़ा है। अरे मोदी खड़ा है, मान लिया अगर मोदी जी इधर उधर हो गए तो फिर कौन खड़ा होगा? देश खड़ा है जी, ये कहो ना, हमारा देश खड़ा है। तो लेकिन वही उनकी जो आदत है अपने बारे में बातचीत करने की, मैं करने की, अहंकार से परिपूर्ण बातें जो होती हैं, और ये दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है उनकी, वो सारी उनके भाषण में झलक। नेहरू जी को नहीं दी गालियाँ से उन्होंने कुछ? नेहरू जी को क्या बहुत दे चुके हैं, सोचा होगा कि आज छोड़ देते हैं नेहरू जी को, है ना। तो पर लेकिन जब वो पूरी व्यवस्था को गाली देते हैं, अतीत को, तो वो उन्हें गाली देते हैं एक्चुअल में। तो आज के जो भाषण का पूरा लब्बो निकालोगे, एक तो वो जरूरत से ज़्यादा लंबा था, नीरस था, उबाऊ था, उसमें कोई ढंग की बात नहीं थी, केवल पुनरावृत्ति कर रहे थे वो बार बार। और एक ऐसा लग रहा था कि एक थका हारा निस्तेज सा व्यक्ति, जिसे ये लग रहा है कि बस अब तूने जाना है, और कोशिश ये करता है कि नहीं मैं रहूँगा। नहीं, उन्होंने 2035 का टारगेट तो बता दिया ना। हाँ, 2035। हालांकि कई जगह बताते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि 12 साल सेवा कर ली मैंने, कुछ ये भी कहा है। हाँ, कुछ ऐसा लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि काश यही बात सच हो जाए, बख्श दे। तो लोग तो खैर उतने ही तंग हैं जितने उनके भाषण से तंग हैं, उतने वो उनके बने रहने से भी तंग हैं, है ना। और मतलब अब स्वप्न दिखा रहे हो आप
कि 2047 का भारत ये ऐसा होगा। 2047 का भारत कैसा होगा ये तो देश की जनता तय करेगी। नहीं, ये रहे तो पता है, हम सबको पता है कैसा। हाँ नहीं, हमें तो पता है कि लोग तो मजाक में कह देते हैं कि एक नाश होता है, एक सत्यानाश होता है। और कुछ लोग तो हमारे यहाँ इतने दुस्साहसी हैं, वो कहते हैं कि यार इसको करने ही दो, एक बार ये भी देख ही लेंगे। क्योंकि ऐसे भी लोग धर्मेंद्र जी बहुत हैं। अगर किन्हीं कारणों से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते तो पता है ऐसे लोगों को कहने की बहुत संख्या होगी कि बिल्कुल बदल दिया था भारत, बची गए बस, स्वर्णिम भारत बना दिया था, बनने कगार पे थे, लेकिन गंदे लोगों ने, दुष्ट लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। नहीं तो भारत तो इस समय छलांग लगा चुका था, है ना। अमेरिका पाँव में पड़ा होता है। मतलब आपके चारों तरफ विफलताएं बिखरी पड़ी हैं, हर मोर्चे पे आप विफल हो। विदेश नीति आपकी फेल, आर्थिक नीति आपकी फेल, हर एक्शन आपका फेल है। किसी भी आपके बड़े एक्शन का कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन बस आप अपनी कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। मतलब औरों को सुनना जरूरी है और कोई रोकने वाला है नहीं, एक तरफा बात करते हैं। जिन मुद्दों पर राष्ट्र उनसे उम्मीद करता है कि बोले और अपनी जवाबदेही बताएं, बेरोजगारी के विषय में बात नहीं करेंगे, नहीं उन्होंने कहा कि उनके आने से पहले देश में ये बातें होती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो गरीबी हट गई। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक मोदी के आने से पहले गरीबी हटाई जा सकती है। उन्होंने हटा दीजिए गरीबी। जब देखो, और फिर वो ये तब भूल जाते हैं, एक तरफ तो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, है ना, और कहते हैं कि हमने गरीबी भी हटा दी। और अभी जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं भारत की पर कैपिटा इनकम, वो कहते हैं कि 70% दौलत पे हिंदुस्तान के 1% लोगों का कब्जा है। बिल्कुल है, वो तो इनके दोस्त ही हैं। अगर 200 जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉरपोरेट हाउस हैं, उनकी इनकम को हम निकाल दें तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इतनी गिरावट आ जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किन्हीं हाथों में हो रहा है। और इस चीज़ को नितिन गडकरी भी कह रहे हैं, जो इनके पार्टी मोहन भागवत भी कह रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। तो कुल मिला के इनका जो आज का भाषण था उसमें मुझे तो कोई ताजगी नज़र आई नहीं, और इतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं थी कि उसको पूरे भाषणों को सुना जाता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 8-8, 10-10 मिनट रोज़ निकाल के अगले 20-25 दिनों में ये पूरा कर लूँ, क्योंकि इसमें से कोशिश ये होगी कुछ शायद निकल। लेकिन सर आज एक चीज़ नोट करने लायक थी कि जितने महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री देश के लिए हैं उतने ही नेता विपक्ष भी हैं देश के लिए, लेकिन राहुल गांधी आज नहीं दिखे, ना सोनिया गांधी दिखी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे। हालांकि वो पिछली बार आए थे तो उनको बहुत पीछे कहीं बैठाया था उन्होंने, ऐसी जगह पे जो मतलब सम्मानजनक तरीके से नहीं थी। लेकिन इस बार मतलब क्यों गायब हुए? अगर उनको पीछे भी बिठाता तो कम से कम देश देखता कि कैसा व्यवहार ये लोग। जाना चाहिए था, राहुल गांधी को जाना चाहिए था, और चूंकि 2-4 बार तो कैमरा उन पे जाना ही था। नहीं, वो सबसे पीछे बिठाते चाहिए। ये फैसला तो देश को करना था सर कि किसको कितना सम्मान दिया जा रहा है और कौन सम्मान का अधिकारी है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने गलती की है। अगर राहुल गांधी वहाँ नहीं थे तो गलत है, और जाना चाहिए था उनको। तो इसकी दोनों तरह की चर्चा होती कि भैया तो डर के राहुल गांधी आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। संबंध तो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है ना। हाँ, और अब जो बुनियादी एक जो न्यूनतम शिष्टाचार की उम्मीद की जाती वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल से मोदी जी उस बात को सहन नहीं कर पाए होंगे कि मैंने देखा है, इससे मैं मिला हूँ, दम नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, गुब्बारा फूट गया और ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनको बहुत पर्सनली ले गए होंगे वो ना। वो देखते हैं मोदी जी किसी को कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी को कोई कुछ नहीं कह सकता। मोदी जी अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं है कोई उनके सामने सिर भी उठा ले। लेकिन अब आरएसएस ने सिर उठा रखा है, और आरएसएस जो है अड़ गया इन चीज़ों पे कि वो तुम्हारी दिशा को बदलेगा, कि जहाँ तुम ले आए हो इस पूरे आंदोलन को, बस ये इसको बंद करना है। चूँकि इतनी व्यक्ति पूजा, इतना पर्सनैलिटी कल्ट बीजेपी और आरएसएस में हो चुका है कि और लोगों के लिए अवसर ही नहीं रहे कहीं पे। एक निराशा, असंतोष लोगों में है, और भागवत जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं। दूसरे एक जो कांड आज हुआ है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो अपना जारी किया एक विज्ञापन, वो तो गांधी जी से भी ऊपर पहुंचा दिया, उनसे ऊपर वीर सावरकर को मतलब हम उनके लिए उनको तो नमन करते हैं। और देखिए धीरे धीरे पहले क्या है, हिम्मत वाला काम है वैसे ये। वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगी थी संसद में, और गांधी जी के सामने शायद लगी है, लेकिन आज के उसमें तो गांधी जी से ऊपर उनको दिखाया गया। और देश में ये बहस चल पड़ी है कि भाई कुछ लोग ये चाहते हैं कि क्यों ना हो सावरकर का फोटो,
और कुछ लोग उनको कहते हैं कि एक पेंशन भोगी रहा है और माफ़ी बीर रहा है तो उसका फोटोमान नहीं होना चाहिए। अब लोग ये फैसला नहीं कर पाते। दरअसल विडम्बना रही है वीर सावरकर के जीवन की कि वो 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक हिस्सा उनका वास्तव में ऐसा था जब वो अंडमान वगैरह में गए थे जेल में और उन्होंने बहादुरी के काम किए थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो थोड़े तंग हो गए, परेशान हो गए, जेल बहुत अच्छी रास टूट गए बेचारे, टूट गए। और उसके बाद में उन्होंने लिख दिया चिट्ठी वगैरह, पीछे छुड़ा लिया अपना। हाँ, और बहुत लोगों को ये नहीं पता कि देश की आज़ादी से 15, 16, 17 साल वो जिंदा रहे हैं। तो बाद में भी जिंदा रहे। आप पूछ लो उस दौर के लोगों से, पूछ लो, उन्होंने नाम भी सुना क्या? और तब आरएसएस उनके नाम को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहा था? जब नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, आरोप आरएसएस पर लगा तो आरएसएस बोले कि नहीं, तो हिंदू महासभा से रिलेटेड, हमारा कोई संबंध नहीं, और हिंदू महासभा सावरकर की थी। तो अंततोगत्वा ये तो सिद्ध हो ही गया कि वीर सावरकर का उसमें रोल था। अब कोई उसको जांच कमेटी बन जाए, उसमें ना चीज़ें वो निकले या साक्ष्य ना होने की वजह से उसको रिलीज कर दिया जाए, बट वो तो है, आरोप तो लगे हैं ना। और देश इनके लिए तो सावरकर गांधी जी से बड़े हैं ही जी, बीजेपी वालों के। इनको देखो, इनको अधिकार है, हर किसी को अधिकार है कि वो अपना आराध्य चुने। इन्होंने जब कांग्रेस से पटेल ही छीन लिया जी। हाँ। पटेल इनका थोड़ी था, उन्होंने तो आरएसएस में प्रतिबंध लगाया था। नहीं, कांग्रेस के अंदर नेहरू के अलावा जो भी अच्छे लोग, इन्होंने अंबेडकर जी को भी अपनाने की काफी कोशिश करी। वो तो जारी अभी भी है कोशिश। पर वो सफल नहीं हो पाई, पता नहीं किस कारण से। वो इसलिए सफल नहीं हो रही कि उनको अंबेडकर को चाहने वाले जो लोगों का तबका है ना, उसको बीजेपी एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो आप सिर्फ अंबेडकर को ला के क्या करोगे? अगर अंबेडकर को इसलिए लाना चाहते हो कि उनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक भी साथ में आ जाए, और उस वोट बैंक पे ऑलरेडी स्थापित नेता हैं, और उस वर्ग का भरोसा आरएसएस की पॉलिटिक्स में, बीजेपी की पॉलिटिक्स में होता नहीं है। तो इनको लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन इनको एक है कि भाई एक चीज़ को दोहराते रहो, करते रहो, तो अपने 50 साल 100 साल बाद कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि आरएसएस जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा है, और इसीलिए उसकी कोशिश ये रहती है कि अब जो हमने ये उछल कूद की है, इसको थोड़ा सा रख के और अब चिंतन मनन करें कि अगले 100 वर्षों में या 50 वर्षों में हमारी दिशा क्या होगी। और मोदी उस काम में सबसे बड़े उनके लिए कांटा बने हुए हैं। इसीलिए आरएसएस की तारीफ उन्होंने ना चाहते हुए, मन से तारीफ करने का तो स्वभाव ही नहीं उनका किसी का, तारीफ तो वो करते ही नहीं किसी, है ना, खुद के अलावा किसी तारीफ नहीं करते। सवाल इनके तारीफ के तो ये है कि अब आरएसएस को ये कहते हैं कि लाखों लोगों ने अपना जीवन सुहा कर दिया, उस सेवा में अपने अप्रतिम उनका रिकॉर्ड है, ये खुद ही कहते हैं और कोई नहीं कहता। कहीं कोई और कह रहा हो तो बताओ। नहीं, आरएस खुद अपने आपस में कर लेते हैं, अपनी पीठ खुद ही खुद। हाँ, यशस्वी धर्मेंद्र जी और आप कह दो यशस्वी त्यागी जी, बात खत्म हो गई। तुम कर दो अभिनंदन मेरा, मैं कर दूं सम्मान तुम्हारा। और कोई नहीं मानता इस चीज को। भाई आपने जो कुछ भी किया है, आरएसएस ने जो कुछ भी किया है, उसको वो अपने संगठन के लिए किया ना, या अपनी विचारधारा थी जो उनके हिंदू राष्ट्र के निर्माण की, उसके लिए करा। भारत इसमें कहाँ गया? लेकिन आप ये देखिए सर, इस पार्टी में इतने समझदार लोग हैं। अनुराग ठाकुर को लेके आइए, अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा सीटों, विधानसभा सीटों का ब्यौरा रख दिया कि वहाँ इतने फर्जी वोट हैं। यही बात कांग्रेस भी कह रही थी कि जी फर्जी वोट हैं, और अनुराग ठाकुर ने साबित कर दिया, और बस फंस गया बीच में इलेक्शन कमीशन। एक और बड़ी इनके नायक हैं अमित मालवीय, जो आईटी सेल को देखते हैं। उन्होंने एक वोटर लिस्ट का हिस्सा जारी किया जिसमें सोनिया गांधी को 1980 में वोटर दिखा रखा है। तो उसके जरिए कहना चाहते हैं कि उस समय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, लेकिन वोट उसका था, और इसलिए उसको जो है ना, वोटर कार्ड को वो नहीं माना जा सकता नागरिकता का आधार। अब वो पोल खुल गई, चूँकि उस पर लिखा हुआ है, वो नकली बना रखा है एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, जबकि वो तब तक बनी नहीं थी एनसीटी। तो पकड़ी गई चोरी। तो ये तो फेक एजेंडा तो इनका प्रायोरिटी पर रहता है। हाँ, तो चलाते हैं आराम से। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने, सर मैं तो हैरान हूँ कैसे दे दिया ये फैसला। ये जैसे ही राहुल गांधी को आरोप लगाता है, इनका पूरा थिंक टैंक, पूरी आईटी सेल, जो सारा दिमाग है, वो घुस जाता है किताबों में, और फिर उसमें से झूठे सीधे आंकड़े लाएंगे। मुझे तो ऐसा, आप ये देखिए 65 लाख लोगों का डाटा सार्वजनिक करना है अब इलेक्शन करना है। ऊपर से वो कैथल वाले सरपंच का देख लो, पानीपत वाले का, तो उससे ईवीएम भी पूरी कटघरे में आ गई है। इनके फिर इलेक्शन कमीशन 65 लाख वोटरों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो आएंगे सामने, लाखों लोग आएंगे सर। आप ये बताइए कि नायब सिंह सैनी की पुरानी वीडियो कल से फिर वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई
हमने हमारी एक तरफा सरकार आएगी, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। वो क्या व्यवस्थाएं कर ली हैं? व्यवस्था तो होगी थी उनके, वो तो वैसे खुद ही वैसे भी मैं तो नायब सैनी जी को मतलब मान गया सर, मैं उनका मतलब मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर कि राहुल गांधी को वो बालक बुद्धि बताते हैं मतलब। हाँ तो लोग कहते हैं ना बालक बुद्धि और बैल बुद्धि की बात आ गई फिर। अच्छा ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल जिक्र आ गया। तो माननीय मतलब एक आदमी कहाँ पढ़ा लिखा है, यशस्वी नायब सिंह ने ये उनको बाल बुद्धि का, तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ तो वो लोग कहने लगे जी बैल बुद्धि तो ऐसी बात करेगा। बाल बुद्धि और बैल बुद्धि आ गई, जैसे पप्पू आया था ऐसे फेंकू आ गया। तो ये अपने नायकों का भी अपमान कराते हैं, इन चीज़ों को छेड़ के अपना भी कराते हैं, लेकिन असर इन पर कुछ होता नहीं। एक्चुअली सर ये मान के चल रहे हैं कि ये कभी सत्ता से नहीं जाने वाले, ये मान लिया है इन्होंने। देखिए सत्ताधारी आदमी को ये भ्रम रहता ही है, हाँ, कि हमारा ही है सब कुछ। किसी भी दल जैसे का शेख हो। हसीना लोग है ना, जब भी तुलना करते हैं शेख हसीना से करते हैं। हाँ। अभी बांग्लादेश के जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो गिरफ्तार हुए हैं, उनको लोगों ने जूते मारे। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन तुम्हारा भी यही टाइम आएगा। हर एक दल का हर नेता जो सत्ता में आ जाता है वो यही मान के चलता है कि वो नहीं जाएगा। इसमें नई बात सिर्फ भाजपा ने ये करी है कि इस आधार को पुख्ता करने के लिए जो मोदी जी ने खुद कहा है ना कि वो ईश्वरीय प्रेरणा से सब कुछ करते हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं और अवतार हैं। हाँ, इनको लगा कि ये सच में अवतार ही हैं। उन्होंने एक कारण दे दिया, वजह दे दी है कि हम क्यों सत्ता में रहेंगे, और इस पे लाखों करोड़ों लोगों ने विश्वास भी कर लिया इस चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर। करोड़ों लोग जो सर बेचारे इनके मतलब उनको लगता है वास्तव में मोदी जी की अवतार पुरुष। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप देखना मतलब जब आप इसको अपलोड कर दोगे आएगा तो 20-30 तो हमारे लिए भी छोड़ रखे हैं ना। आते हैं हमारे लिए भी छोड़ रखे हैं वो तो हमें बहुत पसंद भी है ऐसे लोग। हाँ। और वो जैसा आप 7 बजे का हमारा टाइम है, मेरे ख्याल से वो 7 बजे इंतजार करने लगते हैं कि भाई अब जो है मोदी कौन भूख दिया, मोदी प्राण में क्या क्या कहा जाता है। तो वैसे ये मतलब उत्पीड़न ही उन लोगों का बेचारों। नहीं, हम भी गलत करते हैं, खैर उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत कर देते हैं। लेकिन हमारी इच्छा ये भी रहती है कि मोदी जी और भाजपा कुछ ऐसे अच्छे काम भी करें जिनकी हम तारीफ करें। अब लोग कहते हैं जी उन्होंने डिजिटल इंडिया बना दिया, तो मैं एक भाजपा के नेता से पूछ रहा था, मैंने क्या 60, 70, 80 के दशक में भारत को डिजिटल किया जा सकता था? भाई कंप्यूटर तो था नहीं टाइम। और क्या 1952 में और 57-62 में जब नेहरू जी जीत गए उन्होंने नेशनल हाईवेज बनाने चाहिए थे? बोले जी नहीं बनाने चाहिए थे। सारी चीज़ों पे हाँ भरी। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, टाइम में जब जरूरत पड़ती है जिन चीज़ों की। हाईवे की तो ये सरकार है जी, बीजेपी मतलब रोड बहुत बनाती है। हाँ बिल्कुल। आप कहीं चले जाइए आपको लूटेंगे, अब पूरा रोड अच्छे मिलेंगे, पैसा देना पड़ेगा। हाँ, चूँकि कंस्ट्रक्शन में इस डेवलपमेंट में तो माल आता है ना सारा, और वो टूट रहे हैं, जगह जगह पुल गिरे हैं लगातार। इतने पुल तो भारत के इतिहास में कभी भी नहीं गिरे। पर चलो 2047 में तो हम अच्छे हो ही जाएंगे जी। हाँ 2047 में तो नहीं होना भी चाहिए। देखिए तो पार्टी किसी की भी सरकार हो या सरकार जैसी कोई चीज ना भी हो, सरकार चलेगी तो नहीं हो पाएंगे, हम होंगे ही नहीं। भारत के लोगों के पुरुषार्थ पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आज तक भी जो भारत ने प्रगति की है वो किसी दल का उपलब्धि नहीं है, न वो कांग्रेस की भी उपलब्धि नहीं है। मेहनत तो लोगों ने की है ना। ये सत्ताधारी दल एक पॉलिसीज बनाता है, उस पर लोग काम करते हैं, तो पसीना तो किसानों ने, मजदूरों ने बहाया इसके निर्माण में। हमारे बच्चे पढ़े लिखे निकले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बने, उन्होंने भारत का निर्माण किया है। और पहले मैं बचपन से सर पता है देखते थे टीवी पे प्रधानमंत्री को भाषण देते हुए, तो वो देख के बोलते थे ज़्यादातर लोग। और वो बहुत क्रिस्प होता था, मतलब प्रधानमंत्री बोल रहा है उसको पूरी दुनिया की नजरें रहती थी उस पर कि भारत का अब क्या मतलब साल भर का। अब ना ऑडियो विजुअल का जमाना है धर्मेंद्र। अब ये मतलब ऐसा लगता है जैसे शॉर्ट्स बनाने के लिए हमने पंडित नेहरू को तो मैंने नहीं सुना, और लेकिन इंदिरा जी के जो भाषण आते थे सुनते थे रेडियो पे। अब विजुअल का इतना इम्पैक्ट है कि वो लोग, पूरा देश जो है वो जो मोदी जी की एक्टिंग है, अभिनय है, ये तो जैसे किसी रैली को संबोधित, जो देह भाषा है ना उसकी, उसमें वो इतने लिप्त हो जाते हैं लोग, इतने उनको पता ही नहीं चलता 103 मिनट गए कहाँ, कि जिस तरीके से वो उंगली उठाएंगे और एक्टिंग करेंगे, वो करेंगे पूरा का पूरा ना। तो और उतार चढ़ाव जो है वो, तो ऐसे में 103 मिनट को ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि भाषण में कुछ नहीं था। नहीं, इस बार उनको रिकॉर्ड बनाना चाहिए था, कम से कम 1000 मिनट बोलना चाहिए था।
हो सकता है अगली बार बैठ जाए इसी काम को करने। भगवान करे जी अगली बार तो नहीं, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और ऊर्जा बात से स्वस्थ भरपूर की नहीं है, रहें। बात दो में से एक बात सच होगी जी, या तो 2035 तक उन्होंने सेट कर दिया है, या वो 12 साल सेवा समर्पण वाले उनके वो लिए पूरे। नहीं, ये सब कुछ नवंबर में बिहार के चुनाव के बाद तय होगा, तय हो जाए। वहाँ तो ये बना लेंगे जी सरकार, शुरू तो ये जैसे भी इनके हाथ में ही है सारी चीज जी। कुछ भी कर लेंगे लेकिन होगा। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रांतिकारी भाषण कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताना। हम सुन नहीं पाए, हम जानना चाहते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमसे छूट गए हैं। आपने सुना हो तो बताना, किस किस में हिम्मत थी उस पूरे भाषण को सुनने की। मैं उन दोस्तों के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।